नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। सबसे पहले मैं आप लोगों को हैप्पी रिपब्लिक डे बोलना चाहता हूं और मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं अभिषेक चौबे स्वागत करता हूं आपका आपके चैनल यूट्यूब चैनल एजुकेची पे। तो जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि आज जो हमारा कंट्री है, हमारा जो देश है भारत देश, वो अपना 73rd रिपब्लिक डे मना रहा है, 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। ठीक है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के सामने आज कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन लेके आया जाए अपने संविधान के बारे में और रिपब्लिक डे से जुड़ी हुई, जिससे आप लोग अभी तक आपको इन्फॉर्मेशन ना हो। ठीक है, तो इसीलिए मैं आज कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक फैक्ट लेके आया हूँ रिलेटेड टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिलेटेड टू रिपब्लिक डे। आई होप यू एंजॉयड आवर वीडियो और मैं उम्मीद करूँगा कि आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे। आपकी नॉलेज में बहुत ज़्यादा इन्हांसमेंट होगी, बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा आपका नॉलेज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बेसिकली ये बताऊंगा कि कॉन्स्टिट्यूशन है। बेसिकली हम 26 जनवरी 1900 रिपब्लिक डे क्यों मनाते हैं, क्योंकि इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ। ठीक है, हमारा संविधान क्या हुआ, इन्फोर्स्ड हुआ। तो भाई जो हम बार बार बोल रहे हैं कि संविधान लागू हुआ, संविधान बना, तो ये संविधान किस चिड़िया का नाम है बेसिकली ये होती क्या है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को आज वही बताने जा रहा हूँ। बेसिकली पहले मैं आपको एक ब्रीफ स्केच दूंगा, ठीक है, एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दूंगा कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड का और ये कहाँ से आया और इसके फादर कौन थे। तो सबसे पहले देखिए, मैं उम्मीद करूंगा आप लोगों को बोर्ड पर क्लियर दिख रहा होगा। देखो, द टर्म कॉन्स्टिट्यूशन कम्स थ्रू फ्रेंच फ्रॉम द लैटिन। ये थोड़ी आप ध्यान रखिएगा, फ्रेंच से कहाँ आया, फ्रेंच वर्ड से लैटिन वर्ड की तरफ आया। ठीक है, फ्रेंच से कहाँ आया, ये लैटिन की तरफ आया। कॉन्स्टिट्यूशन शब्द कौन सा शब्द है, कॉन्स्टिट्यूटो। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन शब्द है वो कॉन्स्टिट्यूटो से निकल के बना है, जिसका मतलब क्या होता है, रेगुलेशन और ऑर्डर। ठीक है, ये किसके लिए इस्तेमाल होता था, रूल रेगुलेशन के लिए और ऑर्डर के लिए। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को पता लग गया होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन शब्द कहाँ से बना है, इसका जन्म बेसिकली हुआ कहाँ है। अब इसके फादर कौन थे जनाब, जेम्स मेडिसन। फादर मतलब ये नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन की मम्मी से शादी करी तो ये कॉन्स्टिट्यूशन पैदा हो गया। इस शब्द को जिसने इंट्रोड्यूस करवाया, जैसे मान लीजिए ग्रेविटेशन को हमारे न्यूटन ने इंट्रोड्यूस करवाया। ठीक है, वैसे विलियम शेक्सपियर को जैसे फादर ऑफ इंग्लिश कहते हैं, हैरी डॉटर्स को फादर ऑफ हिस्ट्री कहते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि इन लोगों ने इनकी माताओं से, इनकी मदर से शादी कर ली जब ये पैदा हुए। नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल। इन्होंने पहली बार इन वर्ड का इस्तेमाल किया था, जिससे इनको फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या कुछ भी फादर ऑफ XYZ कहा जाता है। इस्तेमाल कब हुआ जनाब, ये शब्द पहली बार कब इस्तेमाल हुआ, ड्यूरिंग 1789, 1789 के समय में। कब, जब अमेरिका का संविधान बन रहा था, जब अमेरिका का संविधान निर्माण हो चुका था, जब हमें कॉन्स्टिट्यूशन शब्द को हमने पहली बार इस्तेमाल किया। तो बेसिकली ये पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड। मैं उम्मीद करूंगा आपको इतनी इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी। अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट और मैं फैक्ट्स दूंगा रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, जब तक आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जब तक आप अपनी नॉलेज के लिए। तो चलिए दोस्तों, कुछ और इम्पोर्टेंट हम इंफॉर्मेशन जान लेते हैं अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। ठीक है, क्या है जनाब, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत देश का नाम देखते ही कहीं भी बहुत ही ज्यादा खुशी होती है यार, एक मतलब प्राउड वाली फीलिंग आती है। और जब अच्छा बात हो तो और यार समझ रहे हो फीलिंग एज अ इंडियन। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड विद 1,46,385 वर्ड्स। भाई साहब देख रहे हो, 1,86,385 शब्दों के साथ भारत का जो संविधान है वो दुनिया का सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है पूरे वर्ल्ड का। ठीक है, इतने बिल्कुल प्राइड की बात है कि सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लग रहा है हमारे ही एंसेस्टर, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे लग रहा है। ठीक है, 1,46,385 वर्ड। और आप लोग ये बात याद रखिए, लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन किसका है, इंडिया का। ठीक है, अब आता है यार लॉन्गेस्ट के बाद आता है शॉर्टेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। एक कंट्री है मोनाको नाम की। ठीक है, मोनाको नाम की कंट्री है जिसका संविधान दुनिया का सबसे छोटा संविधान है, मात्र 3,814 वर्ड, सिर्फ 3,884 शब्द। यार इतना तो कॉलेज के बच्चे अपने आंसर शीट लिख देते हैं, क्या करा है लोगों ने, बस थोड़ा थोड़ा काट काट के लिख दिया क्या, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स नोट्स बना के तैयार कर दिए कॉन्स्टिट्यूशन के नाम पे। चलिए कोई बात नहीं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट इंडिया का है विद 1,46,385 वर्ड्स एंड द शॉर्टेस्ट वन इज मोनाको विद अबाउट 300
8,014 वर्ड्स। और देखो, मैं आप लोगों से एक जेन्युइन बात कहने जा रहा हूँ कि देखो, ये इन्फॉर्मेशन जो कलेक्ट करता हूँ मैं, उसके लिए बड़ी टाइम लगती है। आप लोगों से झूठ का कहना है, और इसमें कुछ गलती हो जाए तो मैं आप दिल से उसके लिए मैं आप लोगों से सॉरी मांगता हूँ। और जहाँ पे आपको लग रहा है कि कुछ फैक्ट्स गलत है या कुछ मैंने इन्फॉर्मेशन दिया है, आप प्लीज कमेंट में शेयर कर सकते हो। एज अ फैमिली मुझे बहुत अच्छा लगी है कि आपने मेरी गलती सुधारी, और मैं आगे और भी ज्यादा मोटिवेट होऊंगा फॉर डूइंग राइट थिंग्स एंड कलेक्टिंग राइट इन्फॉर्मेशन फॉर यू। Now we have come to next point, the oldest constitution of San Marino। ठीक है, ये छोटा छोटा देश है, ज्यादा बड़े बड़े देश नहीं है। तो ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन किसका है? सैन मारियो नाम की कोई कंट्री है, इसका सबसे ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, लगभग 1600 से 1600 से इनका कॉन्स्टिट्यूशन चला आ रहा है। मतलब कुछ बाद में और मॉडिफाई हुआ होगा, लेकिन इन्होंने 1600 में अपना संविधान लिख दिया था। लेकिन अगर हम प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन शब्द की बात करें कि कॉन्स्टिट्यूशन शब्द कहाँ से इस्तेमाल हुआ, तो भाई वो था अमेरिका। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वो कंट्री थी सबसे पहले जिसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया 1789 में। देखो, अब आप इसको कंफ्यूज मत होना, आप इसको इस फैक्ट को ऐसे समझ सकते हो कि जो सेब कुछ भी चीज ऊपर से गिरता है तो नीचे ही गिरेगा, ऑब्वियस सी बात है। जैसे कि मैंने मार कर गई उड़ाया और ये फिर नीचे आ गया, ठीक है, ऊपर तो रहा नहीं। लेकिन न्यूटन से पहले, जब न्यूटन का जन्म नहीं हुआ होगा, तभी भी ये सारी चीजें होती होंगी, ये फिनोमेना होता होगा। न्यूटन के बाद भी ये फिनोमेना चलता रहा, लेकिन उस बंदे ने ढूंढा ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसे ग्रेविटी कहते हैं। तो इसीलिए ऐसा माना जाता है कि ग्रेविटी की खोज किसने की थी? न्यूटन ने। तो वही बात है कि कॉन्स्टिट्यूशन और भी बने होंगे और भी देशों के, लेकिन जो उसको प्रॉपर एक अरेंजमेंट, एक प्रॉपर मैनर से सिस्टमेटिक तरीके से क्रिएट करना है, सबसे पहले अमेरिका के संविधान ने किया था। इसीलिए हम सबसे पहले बोलते हैं कि द कॉन्स्टिट्यूशन वाज फर्स्ट मेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होना। तो सबसे ओल्डेस्ट एक्टिव जो अभी भी चल रहा है, उसके थोड़े से पोर्शन अभी भी है, वो किसका है? सैन मारियो का। ठीक है, मैं उम्मीद करूंगा ये आपको कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड सब इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। वीडियो बढ़िया लगी हो तो आप इसको और आगे बढ़ाओ यार, अपने साथ विद्या पढ़ाओ लोगों को। जितना आप विद्या स्प्रेड करोगे उतने आपके विद्या नॉलेज आपकी बढ़ती रहेगी। अब हम नेक्स्ट उस पर चलते हैं, अपने पॉइंट पे। अब चलिए मैं आप लोगों को बता दूं, अब हम आते हैं अपने भारतीय संविधान पे। ठीक है, जो अब हमारा जो वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होगा, जो पॉइंट होगा डिस्कशन का, वो होगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट। अभी तक मैं वर्ल्ड के बारे में दे रहा था कोई, अब हम चलते हैं भारतीय संविधान पे। तो यार उसके लिए हमें पहले हिस्ट्री में जाना होगा। ठीक है, हिस्ट्री में जाना होगा, वो भी कहाँ? पाकिस्तान में। लाहौर सेशन दिसंबर 1929। लाहौर यार, कोई बात नहीं, तुम लोग मैनेज कर लो। मुझे पता है कि सर आप रिपब्लिक डे के दिन कहाँ आप हमें लाहौर ले जा रहे हो। नहीं यार, सबको लव लव स्प्रेड करो, सबको खुशियां बांटो, प्यार बांटो। 26 जनवरी है, सब हम भारतीय है, हमारा फर्ज है कि हम पूरे अपने जो विश्व है वो हमारे वसुधैव कुटुंबकम है। कोई बात नहीं, चलो लाहौर थोड़ा सा घूम के आते हैं, क्या होता है। दिसंबर 1929 में लाहौर सेशन हुआ। ठीक है, लाहौर आप लोगों को पता है पाकिस्तान में। ठीक है, अब ये तो आप लोगों को नॉलेज होगा कि कांग्रेस का हर एनुअली कोई ना कोई सेशन होता रहता था। तो उसी सत्र के दौरान एक लाहौर सत्र हुआ दिसंबर 1929 में, जिसमें दो बातों पे चर्चा हो रही थी। पहली थी डोमिनियन स्टेटस या पूर्ण स्वराज। अभी क्या था डोमिनियन स्टेटस और पूर्ण स्वराज? देखो, इसमें ये चर्चा हो रही थी कि जो भारत है, ठीक है, भारत की सरकार कैसे चलेगी, और उसमें बेसिकली किस प्रकार की गवर्नमेंट और कैसी व्यवस्था, कैसी शासन व्यवस्था चलनी चाहिए, कौन सी प्रणाली चलनी चाहिए शासन की। तो दो फैक्ट निकल के आए, दो हमारे सामने पॉइंट निकल के आए। पहला, whether India should be adopted dominion status or it had adopted a पूर्ण स्वराज means complete independence। ठीक है, डोमिनियन स्टेटस क्या होता है साहब? मतलब जिसमें हो, डोमिनियन स्टेटस में क्या होता है बेसिकली, जैसे होगा तो इंडिया का रूल, इंडिया रूलर रूल करेंगे, लेकिन उनपे एक तरह से पकड़ अभी भी ब्रिटिशर्स की रहेगी, उसे डोमिनियन स्टेटस कहते हैं। मतलब क्या कि काम तो सारा भारतीय लोग करेंगे, लेकिन एक बार उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये तो हमें चाहिए नहीं यार, हमें क्या चाहिए था? पूर्ण स्वराज। अब डोमिनियन स्टेटस के फेवर में कौन थे? मोतीलाल नेहरू जी थे। अब मोतीलाल नेहरू कौन थे भाई? जवाहरलाल नेहरू के पिताजी। ठीक है, मोतीलाल नेहरू और अदर जो कांग्रेस के मेंबर थे वो डोमिनियन स्टेटस को फॉलो कर रहे थे। लेकिन जो बाकी जो प्रोमिनेंट मेंबर थे, जैसे सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक और इवन जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू भी पूर्ण स्वराज के डिमांड में थे। तो इससे क्या हुआ, जो पूर्ण स्वराज था वो क्या हो गया? विन हो गया। इसकी ज्यादातर जो मेंबर थे लाहौर सेशन में, उन्होंने इसको मंजूरी दे दी पूर्ण स्वराज की, कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए,
हम अपने तरीके से रूल करेंगे, हमें किसी अंग्रेजों का इंटरफेयर नहीं चाहिए, ठीक है। क्या डिसाइड हुआ कि अब जो दिसंबर की बात थी, अब ये डिसाइड हुआ कि जो नेक्स्ट मंथ आएगा, मतलब दिसंबर के बाद जनवरी, जो उसकी लास्ट संडे होगी, उस दिन हम लोग अपनी आजादी मनाएंगे। और उस दिन लास्ट संडे कब पड़ा था यार? 26 जनवरी 1930 में ही पड़ा था, ठीक है। 26 जनवरी 1930 को ही लास्ट संडे पड़ा था, ठीक है। तो जैसा कि वादे के मुताबिक 26 जनवरी 1930 को आजादी मनाने की तैयारी चल रही थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई रीजन के कारण मना नहीं पाए। अब ज्यादा हिस्ट्री में घुसेंगे तो लेक्चर लंबा हो जाएगा, ठीक है। अब 26 जनवरी 1930 आप डेट आप लोग याद रख लीजिए। ये क्यों, इसी दिन क्यों हमारा संविधान को हम मनाते हैं, जो कि आज का दिन है। तो मैं इस पे आऊंगा, जब तक मैं उम्मीद करूंगा आपको लाहौर सेशन समझ में आ गया होगा। पूर्ण स्वराज की जो डिमांड थी उसको मेजोरिटी से पास कर लिया गया, और ये बोला गया कि जो नेक्स्ट मंथ का जो लास्ट संडे आएगा उसमें हम लोग अपनी इंडिपेंडेंस मनाएंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। अब 26 जनवरी से रिलेटेड और भी बहुत सारे फैक्ट्स हैं, आप आगे देखिए। चलिए अब हम कुछ और फैक्ट्स थोड़ी जान लेते हैं हमारे भारतीय संविधान के बारे में। फर्स्ट सिटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज हेल्ड ऑन 9 दिसंबर 1946। क्या समझ में आया? जो संविधान सभा, देखो जो संविधान बनाया उसे, जहाँ संविधान बना उसे हम कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कहते हैं। उसकी पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 में। द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली रीअसेंबल्ड फॉर डिवाइडेड इंडिया ऑन 14 अगस्त 1947। एक यहाँ वर्ड आया रीअसेंबल्ड मतलब होता है दोबारा से एकत्रित होना। क्यों दोबारा से एकत्रित हुआ यार भारतीय ये संविधान सभा? क्योंकि भारत और पाकिस्तान का पार्टीशन हो चुका था अनफॉर्चुनेटली, और जो वहाँ के जो बाकी कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे वो थोड़ी पाकिस्तान में चले गए। मैं अभी बताऊंगा उनके नंबर्स, ठीक है। तो जो दोबारा से रीअसेंबल्ड हुआ था भारतीय संविधान का, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का, वो हुआ था 14 अगस्त 1947 को। टोटल नंबर ऑफ सिटिंग 166 डेज, 166 दिनों तक उन लोगों ने मीटिंग की। इट वॉज कम्प्लीटेड ऑन 26 नवंबर 1949। देखो 9 दिसंबर को ये शुरू हुआ और कंप्लीट कब हुआ? पूरा 26 दिसंबर 1949 को ये कंप्लीट हुआ। लगभग 2 साल 11 महीना और 18 दिन लगे इसे बनने में, मतलब 2 ईयर्स 11 मंथ एंड 80 डेज। अब देखो जब ये कंप्लीट हुआ ना 26 नवंबर 1949 को, तो इस दिन को याद करने के लिए हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन डे भी कहते हैं हम अपने 26 नवंबर को, ठीक है। अब आ जाओ लाहौर सेशन पे, ठीक है। क्या बात हुई थी? अब आप लोगों के मन में ये आएगा कि यार जब 26 नवंबर को ये बन चुका था तो 2 महीने क्यों लिए इन लोगों ने संविधान को लागू करने में? 1-2 दिन में लागू कर देते। लेकिन इसके लिए मैं आपको दोबारा लाहौर सेशन में ले जाना चाहता हूँ। क्या था लाहौर सेशन में? उन लोगों ने क्या बात बोली थी कि जब नेक्स्ट मंथ आएगा, मतलब जनवरी आएगा, उसकी जो लास्ट संडे होगी उसको हम अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, इंडिपेंडेंट डे मनाएंगे। तो लास्ट डे कब थी? 26 जनवरी 1930 को। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, इसलिए जो जवाहरलाल नेहरू थे हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने इस दिन को याद रखा और बोला कि हम अब उस दिन के सम्मान में, 26 जनवरी के सम्मान में, हम अपना संविधान भी उसी दिन लागू करेंगे। 26 जनवरी 1950 को तब से रिपब्लिक डे मनाया जाने लगा, ठीक है। तो आपको डेट पता लग गया, डेट में कंफ्यूजन मत होना। 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन डे, 26 जनवरी 1950 को रिपब्लिक डे, और 15 अगस्त तो आप लोग जानते ही हो इंडिपेंडेंट डे। और लगभग 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे हमारे संविधान को कंप्लीट होने में। अब चलिए हम और भी कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं रिलेटेड टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए कुछ और हम इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। टोटल मेंबर इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 389। कितने सदस्य थे? कुल 389 सदस्य थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। लेकिन पार्टीशन के बाद 90 पाकिस्तान में आ गए 90 पाकिस्तान में आ गए और 299 हमारे देश भारत में रह गए, ठीक है। तो याद रखिएगा जो एक्चुअल जो नंबर है वो बेसिकली 299 ही था जब 14 अगस्त 1947 में, और 90 पाकिस्तान में चले गए थे और 299 हमारे देश में रह गए थे। अब जिस दिन संविधान बन के कम्प्लीट हुआ, मतलब 26 नवंबर 1949, तब 284 मेंबर्स प्रेजेंट थे, और इन्होंने ही संविधान की जो रियल कॉपी है उस पर इन्होंने अपने सिग्नेचर करे। नंबर ऑफ पेज कितने हैं संविधान में? 234 पेज, ठीक है। 234 पेज है हमारे संविधान में, ठीक है। और वजन कितना? 13 किलो, 13 kgs। बताइए अब इतना वेट क्यों है, मैं आपको बताऊंगा आगे क्या रीज़न है इसका। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे सबसे पहला जो ड्राइंग है जिसकी पिक्चर है वो है श्री राम, हमारे भगवान, ठीक है। तो ये भी एक इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। और
कुछ और इन्फॉर्मेशन है रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन, मैं वो भी आपको बता देता हूँ। अब देखिए, अगर कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। ओल्डेस्ट मेंबर, मतलब ओल्डेस्ट कहने का मतलब ये नहीं कि पितामह भीष्म टाइप के, जो शुरू से जुड़े रह गए संविधान सभा से, मतलब 9 दिसंबर 1946 से। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा क्या है? ओल्डेस्ट मेंबर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। थोड़े दिनों के लिए प्रेसिडेंट भी थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, लेकिन टेम्पररी। बाद में कौन प्रेसिडेंट बन गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का? राजेंद्र प्रसाद जी, जो बाद में हमारे देश के पहले राष्ट्रपति भी थे। एच.सी. मुखर्जी एंड वी.टी. कृष्णमाचारी। एच.सी. मुखर्जी एंड वी.टी. कृष्णमाचारी, ये दोनों लोग क्या थे? वाइस प्रेसिडेंट थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के। अब चलिए कुछ और इन्फॉर्मेशन, बहुत इन्फॉर्मेशन है, अभी मजे आ जाएंगे फुल आप लोगों को। ठीक है, अभी इस वीडियो के एंड तक बने रहिए। और कोई आपको शिकायत हो वीडियो से, कुछ भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला है, कमेंट करिए। अब हम कुछ और एक्स्ट्रा फैक्ट्स डिस्कस कर लेते हैं अबाउट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हु सजेस्टेड अबाउट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली? भारतीय संविधान सभा को सबसे पहले किसने सजेस्ट किया, किसने एडवाइस दी कि भारतीय संविधान सभा कुछ बननी भी चाहिए? तो उनका नाम था एम.एन. रॉय। ठीक है, एम.एन. रॉय थे वो शख्सियत, वो पर्सनैलिटी जिन्होंने सजेस्ट करा अबाउट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में 1934 में। अब इनका भी बहुत बड़ा योगदान है संविधान बनाने में यार। इनने बहुत सारे देश के संविधान को पढ़ा और हमारे देश में जो अच्छा लगा उन्होंने लिया दूसरे देशों के संविधान से। इसीलिए हमारा जो देश का संविधान है उसको हम बैग ऑफ बोरिंग्स भी कहते हैं, बैग ऑफ बोरिंग्स। ठीक है, क्यों कहते हैं इसके पीछे रीज़न क्या है मैं वीडियो में बताऊंगा, लेकिन नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि यार ये वीडियो वैसी बहुत लंबी बन रही है, अभी बहुत इन्फॉर्मेशन है, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट पार्ट का, वो भी मैं बहुत जल्दी लेके आऊँगा। अब हु इज़ नोन एज फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? संविधान, जो हमारी संविधान है, भारतीय संविधान है, उसका फादर कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है ये भी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है जो हमारे बाबा साहब, वो हमारे फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। अब हम थोड़ी सी रिपब्लिक डे के बारे में इम्पॉर्टेंट चीज़ें, इम्पॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, तो मैं उसको नेक्स्ट पार्ट में लेके आऊँगा जब तक हम रिपब्लिक डे के बारे में जानते हैं। अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स डिस्कस कर लेते हैं रिलेटेड टू रिपब्लिक डे। गणतंत्र दिवस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पे हम थोड़ी वार्तालाप कर लेते हैं। सही रही इंग्लिश, सॉरी हिंदी सही रही तो कमेंट में बताना कि सर आपने बहुत अच्छा कोशिश की, बहुत अच्छा प्रयत्न करा आपने। ठीक है, क्या है जनाब? इंडोनेशिया फर्स्ट प्रेसिडेंट सुकार्नो वाज फर्स्ट चीफ गेस्ट ऑफ रिपब्लिक डे। सबसे जो हमारे मुख्य, आप लोगों को पता है कि हर रिपब्लिक डे को हमारे देश में, हमारे देश से दूसरे देश के जो चीफ गेस्ट होते हैं उनको बुलाने की प्रथा है, ये हर रिपब्लिक डे से चलती आ रही है। ठीक है, तो अब इसकी शुरुआत एज यूजुअल 1950 से शुरू हुई थी। तो हमारे सबसे पहले चीफ गेस्ट कौन थे? सुकार्नो जी थे, जो इंडोनेशिया के प्रथम प्रेसिडेंट थे। वो हमारे फर्स्ट चीफ गेस्ट थे रिपब्लिक डे के मौके पे। इंडोनेशिया के प्रथम राष्ट्रपति सुकार्नो प्रथम मुख्य अतिथि थे हमारे गणतंत्र दिवस के। और ये इनकी और जवाहरलाल नेहरू की बहुत अच्छी दोस्ती भी थी। दे बोथ वर वेरी गुड फ्रेंड्स। बेसिकली जवाहरलाल नेहरू एंड Sukarno and other 3 leaders formed an organization which is called Non-Alignment Organization। इन लोगों ने, जवाहरलाल नेहरू ने, सुकार्नो ने, और 3 घाना के और इजिप्ट के और एक मैं भूल रहा हूँ उनका नाम, एक और देश था, इन 5 लोगों ने एक अपना वो बनाया था समूह जिसका नाम था नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। जो कि ना तो उस टाइम क्या था, कोल्ड वॉर का दौर चल रहा था 1950-1990 तक, आप लोगों को पता है ये। तो देश, जो कंट्रीज थी वो अमेरिका के खेमे में थी और कुछ यूएसएसआर के, लेकिन जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट था, नाम था वो न्यूट्रल था, वो उन देशों का ग्रुप था जो अभी ये भी आज़ाद हुए हैं। तो उसमें इंडोनेशिया भी थी जो कि भारत के साथ थी, और जवाहरलाल नेहरू और सुकार्नो की बहुत अच्छी मित्रता थी, इसीलिए इन्होंने चीफ गेस्ट के तौर पे इन्हें इनवाइट करा। और मैं गलत नहीं हूँ तो शायद कुछ दिन पहले इन्हीं के फैमिली से रिलेटेड, सुकार्नो के फैमिली से, पता नहीं शायद इनकी डॉटर थी या फिर कोई ग्रैंड डॉटर थी, वो मुझे उतना याद नहीं, उन्होंने अपनी सनातन धर्म अपनाया है, तो ये भी अच्छी खुशी की बात है। फ्रॉम फर्स्ट 5 ईयर, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। फ्रॉम फर्स्ट 5 ईयर दैट इज फ्रॉम 1950 टू 1954, 1950 से 1954 तक जो हमारा रिपब्लिक डे है, गणतंत्रता दिवस है, वो अलग अलग वेन्यूज पे मनाया गया। अलग अलग अभी कहाँ होता है? राजपथ पे होता है। ठीक है, लेकिन राजपथ पे शुरू से नहीं होता था, पहले 5 सालों तक, मतलब
1950 से लेकर 1954 तक अलग अलग वेन्यूज थे, अलग अलग जगहों पे होता था, जैसे इरविन स्टेडियम जिसे हम नेशनल स्टेडियम के नाम से जानते हैं, अब रेडफोर्ड, रामलीला मैदान एटसेट्रा, और भी एक आध जगह और थे। तो रामलीला में सॉरी राजपथ कब बना परमानेंट वेन्यू फॉर सेलिब्रेटिंग रिपब्लिक डे, मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट में अब उसको डिस्कस करवाता हूँ, समझाता हूँ। अब कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है। अब देखिए, मैंने जैसा कि आप लोगों को नेक्स्ट पॉइंट पे बताया था कि शुरुआती के 5 सालों में राजपथ था वो हमारा परमानेंट वेन्यू नहीं था रिपब्लिक डे परेड के लिए, लेकिन 1955 ऑनवर्ड्स, मतलब 1955 से 1955 से राजपथ जो है राजपथ वो क्या है, परमानेंट वेन्यू बन चुका है रिपब्लिक डे परेड का। ठीक है, वहाँ पे इंडिया गेट के सामने ही है वो रिपब्लिक डे परेड का वो परमानेंट वेन्यू बन चुका है। कौन? राजपथ। ठीक है, राजपथ अब क्या हो गया, भारत के हमारे रिपब्लिक डे का परमानेंट वेन्यू। और फर्स्ट गेस्ट कौन थे जो राजपथ पे जो पहली परेड हुई थी रिपब्लिक डे पे, वो थे पाकिस्तान के गवर्नर जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद। ठीक है, इंटरेस्टिंग फैक्ट है ना, पाकिस्तान के गवर्नर जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद थे राजपथ में जो पहली परेड हुई थी रिपब्लिक डे पे। ठीक है, उसके पहले गेस्ट थे। तो मैं उम्मीद करूंगा आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी यार, और अगर कोई शिकायत हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। और मैं चाहता हूँ कि आप इन सब चीज़ों को शेयर करो यार, बहुत जितना हो सके भर के शेयर करो, कोरोना वायरस की तरफ फैला दो, बिल्कुल ट्रांसमिट कर दो फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर एंड अनदर पर्सन टू अनदर पर्सन। ठीक है, लेकिन ये ट्रांसफर पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव तो लोग कोरोना से भी होते हैं, लेकिन इसको नॉलेज की तरफ फैलाओ। ठीक है, ये पॉजिटिविटी होनी चाहिए लेकिन नॉलेज के लिए। तो मैं उम्मीद करूंगा आप लोग वीडियो को हमारी पसंद करेंगे, और चैनल को जितना हो सके सब्सक्राइब करिए, और डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो। अपना ख्याल रखिए और अच्छे से अपना थोड़ा मास्क वास्क पहन के रहिए, थोड़ा अपने देश को बचाना है, हमारी भी जिम्मेदारी है। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिए, और मैं नेक्स्ट पार्ट जल्दी से लेके आऊँगा इस वीडियो की। अब चलता हूँ, मुझे विदा दीजिए, जाता हूँ मैं भी रिपब्लिक डे की परेड देखने। आप भी जाइए रिपब्लिक डे की परेड देखने, लेकिन हो सके तो टीवी पे ही देखिए, ज़्यादा भीड़ भाड़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। ओके, जय हिंद।